चलिए दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का जो है, ठीक है, सेट 2। रविंद्र सर मैथ करा चुके हैं। आज जो हम चलते हैं साइंस का डिस्कशन कराएंगे और यह बिहार पुलिस का जो प्रेस्टिक सेट के कितना है 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 71 नंबर से यह साइंस स्टार्ट होता है और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बना रहिएगा क्योंकि आप यह बहुत ही आसान तरीका से समझने वाले हैं। क्वेश्चन है कि एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेजी से, पहला स्थिति दिया है और दूसरा दिया है कि धीरे से ले जाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। स्थिति 1 में कर रहा है, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, तो कह रहा है कि एक चुंबक को एक कुंडली की ओर स्थिति 1 तेजी से, फिर कह रहा है स्थिति 2 में कि धीरे से ले जाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। स्थिति 1 में अधिक हो जाएगा, स्थिति 2 में अधिक होगा, दोनों स्थिति में समान रहेगा, कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए, जब भी अगर कोई भी चुंबक के कुंडली रहेगा तो अगर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल लगाया जाए, ठीक है, धीरे लगाया जाता है ना, तो वह विद्युत वाहक बल क्या होगा कि तेजी से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। जब तेजी होगा तो उसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 नंबर क्वेश्चन। कितने समय में प्रकाश 2 मिमी, ठीक है, 2 मिमी मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का पूर्णांक दिया है 3/2। तो यहाँ समझिए कि कितने समय में प्रकाश 2, तो हम मान लेते हैं कि प्रकाश जो है इसकी मोटाई मान लेते हैं x बराबर कितना 2, कितना दिया है 2। अब मिमी यहाँ कहने का मतलब 2 मिमी कहने का मतलब हुआ कि इसको जब हम मीटर में बदलेंगे, इसमें मीटर में, तो हम 1000 से भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 10 के पावर माइनस कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपर्तनांक भी दे दिया, अपर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। म्यू कितना दिया है 3/2, कितना दिया है 3/2। तो पहले हमको वेग ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश की चाल यानी कि म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, प्रकाश की चाल अब बटा में उस माध्यम में वस्तु की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम c से सूचित करेंगे और जो उस वस्तु में जो वेग की चाल होगा उसको v से सूचित करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू सीटी निकाल लेंगे v का मान, क्योंकि म्यू का मान दे चुका है, ठीक है। c बटा क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। पहले देखिए हम सिंपल तरीका से समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता होगा कि बहुत लॉन्ग है। c का मान यानी कि प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर और इसका म्यू का मान कितना होता है 3/2, 3/2। अब दोस्तों देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 2 ऊपर चला आएगा, यानी कि v का मान हमारा आ चुका है 2 × 10 के पावर 8। अब कितना समय लेगा प्रकाश से पूछा है, तो जब समय अगर हम पे पूछेगा तो t बराबर फॉर्मूला होता है x/v, कितना होता है x/v। तो बताइए अभी हम जस्ट निकाले हैं कि x का मान कितना निकाले हैं, तो x का मान जो है 2 × 10 के घात -3, ठीक है, और इसका v का मान निकाले हैं 2 × 10 के घात 8। अब देखिए 2 से 2 कटेगा तो हमारा जो समय आ जाएगा, ये देखिए बटा में है तो प्लस में जब उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 8 × 3 कितना होगा 11, यानी कि 10 के घात कितना हो जाएगा 10 के घात -11। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इतना समय लेगा सेकेंड, ठीक है, 10 के पावर -11 सेकेंड। तो इसको थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 73 नीचे दिए गए v - t मतलब कि वेग और समय का अंतर दिया ग्राफ द्वारा निकाला जाता है तो वस्तु क्या होगा, एक समान। देखिए यहाँ पर वस्तु के जो है क्या है, समांतर रेखा खींचा गया है। कौन सा रेखा, समांतर। जब भी अगर समांतर रेखा खींचा जाए, ठीक है, तो उसका जो समान होगा क्या होगा, एक समान गति होगा, क्योंकि यह सरल रेखा में है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर एक, यानी एक समान गति में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार कितना है, 49 न्यूटन है, ठीक है, और किलोग्राम में दिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि वजन यानी कि वेट बराबर होता है mg। कितना होता है, m यानी कि mg मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो हमको तो निकालना है मास यानी m का मान निकालना है। तो यह हो जाएगा W गुना में है तो क्या आ जाएगा g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण मान होगा, गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि वेग यानी कि न्यूटन कितना है, 49 दिया है, और वेग यानी कि बताइए जी का मान जो होता है क्या, जी का मान होता है 9.8, 9.8। जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो उसके ऊपर में कितना देंगे, 10 देंगे। 49 गुना कितना होगा 98, और 2 से काटेंगे तो 5, यानी हमारा जो मास आ जाएगा 5 kg। कितना आ गया, 5 kg। हमारा ऑप्शन क्या है, 4 में दे रखा है, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है, कहाँ चला गया, ओ 75 नंबर नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हुआ कहाँ चला गया पता नहीं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन 360 ग्राम जल शुद्ध को दर्शाता है। मतलब इसमें से पूछा है कि कौन जो है 360 ग्राम का जल शुद्ध कराता है। तो यहाँ देखिए, जब भी अगर जल की बात किया जाए तो हम सब समझते हैं कि जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अगर इसका द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 1 आगुट गुने 2, और ऑक्सीजन की बात किया जाए अलग, ठीक है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है 16। यानी कि पूरा द्रव्यमान संख्या की बात किया जाए जल का तो कितना निकल के आ जाएगा 18। कितना आएगा 18, ठीक है। तो जल का 2 मोल है, कितना मोल है 2। जब 2 का पहले हम पहला स्थिति देखते हैं, ठीक है 2, तो जब 2 से हम 18 में गुना करेंगे तो कितना आ गया 36। यानी बताइए 360 आया, जब 360 नहीं आया तो ऑप्शन हमारा ए हमारा मैच नहीं किया, ठीक है। और दूसरा में अगर हम बात किया जाए तो कितना दिया है, जल का 20 मोल, तो जब 20 से हम गुना करेंगे 18 में तो कितना आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा 360, तो 360 आ गया, यानी कि इसका जो है मोल रहेगा, यानी कि 360, यह सही है, ठीक है। और तीसरा की अगर बात किया जाए तो तीसरा में जो दे रखा है कि जल का इतना, ठीक है, बताइए कि जल का इतना है 6.002 गुने 10⁻23 अणु, और इसमें अगर 18 से गुना कीजिएगा तो आएगा, कभी नहीं आ सकता है। अच्छा, इस एवोगाड्रो संख्या दी है क्या। और चौथा की अगर बात किया जाए, ठीक है, कि जल के जो है इतना अणु क्या, तो जल का जब भी ऐसा दे प्रश्न जल का अणु, ठीक है, तो उसको भाग करेंगे एवोगाड्रो संख्या से। देखिए कैसे, 1.2044 गुने 10⁻25, इसको हम एवोगाड्रो संख्या से भाग करेंगे अणु निकालने के लिए। तो एवोगाड्रो संख्या को हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या की मोल कहते हैं। तो इससे भाग के कर लीजिए 6.022 गुने 10⁻, कितना 23। सिंपल है, देखिए दशमलव यहाँ देखिए 4 अंक के बाद है, यहाँ दशमलव 3 अंक के बाद है, तो 1 दशमलव ऊपर तो बड़ा है, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना कितना होगा 12। लेकिन यहाँ देखिए 10⁻23 है, 10⁻23 25 है, ये जाएगा तो 10 क्या होगा 2 बचेगा, 10⁻2 बचेगा। लेकिन ये दशमलव जो है इधर चढ़ेगा तो 1 ही बचेगा, यानी कहने का मतलब है 2 गुने 10 के पावर, ठीक है, सिर्फ 10 बचेगा, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पर कितना पावर बचेगा, तो 10⁻2 बचेगा, 10 क्या बचेगा 2। और यहाँ दशमलव 1 और है तो दशमलव नीचा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 10 था तो सिर्फ क्या बचेगा 10, 2 गो था सिर्फ 1 10 बचेगा, ठीक है। तो बच गया 2 और गुने 10, यानी कुल मिलाकर कितना मोल हो गया 20। और जब मोल 20 हो गया फिर इसमें हम 18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। यानी कि हमारा चौथा भी क्या कर रहा है, सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और कितना 2 और 4। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर कुछ में है तो 4 में है, हो गया 2 और 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए
क्वेश्चन करा है कि 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है, परिणामी घोल का पीएच मान बताइए। ठीक है, तो मोल हमको दिया रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर में मिलाया गया। कितना लीटर में? 2 लीटर में 2 लीटर घोल मिलाया जाता है। 0.02 है, इसको लीटर में मिलाया गया है। कितना में? लीटर में। देखिए दशमलव के बाद कितना 2 जीरो है, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे, कितना से? 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा कि इसमें और देंगे। कहने का मतलब है, पहले यहाँ समझिए, कितना दिया है? 2 लीटर घोल में मिलाया गया। ठीक है, तो जब 2 लीटर घोल में मिलाया जाए तो परिणामी घोल कितना होगा? अरे भाई जब 2 लीटर है, इसको मिलाया जाए पीछे, तो जब 2 लीटर है तो इसका जो होगा यह 2 लीटर ही, इसका पीएच मान कितना होगा? 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? क्वेश्चन कितना होगा? 2 ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है कि अमोनिया यूरिया में बदलती है, यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, ब्रिक के द्वारा, आर। तो अमोनिया जो है यूरिया को बदलता है किसके द्वारा? तो यह यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत। क्योंकि जितना भी जहरीली या नाशेदार पदार्थ होता है, सबका पाचन जो क्षमता रहता है वह यकृत। इसीलिए कोई भी अगर शराब पीता है या कुछ, तो कहेगा क्वेश्चन में कि ब्रिक पहले खड़ा होगा कि यकृत? तो पहले यकृत ही खराब होगा। ब्रिक तो क्या करता है? किसी भी चीज को शुद्ध करके और कर देता है किसको? कि जाइए लीवर के पास जाइए, और लीवर यह क्या करता है? बेचारा यह डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो अमोनिया जो यूरिया में बदलता है कहाँ? तो यकृत के द्वारा बदला जाता है। हाँ, अगर यकृत की बात किया जाए, तो इसका वजन कितना होता है? तो इसका होता है 1.5 किलोग्राम, यानी कि देहाती भाषा में हम सब कहते हैं 1.5 लीवड़ा, यानी कि 1.5 kg का। और ब्रिक का अगर वजन की बात किया जाए तो ब्रिक का वजन कितना होता है? 140 ग्राम से कितना? 150 ग्राम के बीच होता है। और ब्रिक की अगर बात किया जाए, ब्रिक जो बंद रहता है, ठीक है, यह किस में बंद रहता है? तो पेरिटोनियम नामक गुहा में। यकृत की बात किया जाए तो वह पेरिकार्डियम नामक गुहा में। मस्तिष्क जो बंद रहता है वह मेनिंजाइटिस गुहा में। लेकिन मस्तिष्क किस हड्डी में बंद रहता है? तो क्रेनियम नामक हड्डी में। यह सभी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या होगा कि आंत जो है, आंत, ठीक है, इसमें कौन सा? तो विटामिन के भी पाया जाता है। आंत में कौन सा विटामिन रहता है? तो विटामिन के। अमाशय की बात किया जाए, यानी कि पेट, तो अमाशय में जो होता है भोजन कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। ये सब उत्सर्जन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, या पाचन तंत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हमारा आंसर क्या हो गया? यकृत। चलिए, क्योंकि यह डिस्कशन क्लास है, न कि टॉपिक वाइज क्लास। अगला क्वेश्चन है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? विद्युत रोधक बनता है, सुपर कंडक्टर बनता है, नेज आंतर सेमीकंडक्टर बनता है, या बाहर सेमीकंडक्टर बनता है। समझिए कि जब भी अगर जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, यह दोनों को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मिश्र धातु। कन्फर्म है कि मिश्र धातु तो बनेगा ही। और जब मिश्र धातु बनेगा, ठीक है, तो या तो यह सेमीकंडक्टर इसमें से कोई है, या तो यह होना चाहिए। ठीक है, तो जब सेमीकंडक्टर डोपिंग प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? डोपिंग प्रक्रिया द्वारा आर्सेनिक और जर्मनी को बनाया जाता है। इसीलिए यह बाहरी हो जाएगा, बाह्य सेमीकंडक्टर द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कह रहा है, ऑप्शन है NHO3 का, H2SO4 का, HCl का, HF का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उच्च ऑक्टेन, मतलब उच्च ऑक्टेन कहने का मतलब हुआ कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक तो उसमें अलग टॉपिक होता है जो प्रोटीन, लेकिन इसका प्रयोग किस कार्य में किया जाए? तो यह जो हमारा H2SO4 का प्रयोग किया जाएगा। उच्च ईंधनों, हम जानते हैं कि जैसे बैटरी उटरी हो गया, उसमें कौन सा अम्ल रहता है? तो H2O4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, तो ईंधन के रूप में कौन सा अम्ल का? तो H2SO4 का हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला है कि स्वपोषित हैलोफाइटो वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं?
शैवाल कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ब्रायोफाइट कहते हैं। देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जिसमें होगा तो वह स्वयंपोषी होगा, ठीक है, क्या होगा, स्वयंपोषी होगा। तो स्वयंपोषी कहने का मतलब कि लाइकेन तो बेचारा अपने परजीवी है जो शैवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए शैवाल और कवक के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं, लाइकेन। तो लाइकेन तो परजीवी है, यह तो होगा नहीं, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कहने का मतलब हुआ कि ब्रायोफाइटा में जो संवहनीय ऊतक पाया ही नहीं जाता है, जड़ तना अलग अलग नहीं होता है, तो जाइलम नहीं पाया जाएगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कोई जरूरी नहीं है। फंजाई यानी कि हम फंगी, इसी को शैवाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ फंगाई कवक कहते हैं, सॉरी, तो कवक तो परजीवी है, जैसे नोचनी उचनी हो गया, दिनावना, तो किसके कारण, कवक के कारण। ये नहीं होगा, हमारा जो होगा आंसर कौन होगा, शैवाल, क्योंकि शैवाल जो स्वपोषी है, क्या है, शैवाल, ठीक है। और पूछेगा कि कौन से ऐसे शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह क्लोरेला है जो प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दुनिया का सबसे छोटा पौधा कौन होगा, शैवाल। और दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन होगा, तो यह जो होता है कौन होगा, 100 लंबी पौधा सिकोया का पेड़ होता है, ठीक है, जो 120 मीटर लंबा होता है। तो शैवाल की बात किया जाए तो शैवाल हो गया, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा शैवाल की बात किया जाए कि सबसे बड़ा शैवाल कौन है, तो सबसे बड़ा शैवाल वह सारगैसो होता है, ठीक है। और सबसे छोटा शैवाल, अगर शैवाल में भी सबसे छोटा शैवाल पूछ देगा तो कौन हो जाएगा, स्फेग्नम। कौन हो जाएगा, स्फेग्नम, जो सबसे छोटा शैवाल है, जो वह अपने भार से 18 गुना क्या कर सकता है, पानी को शोषित करने का काम करता है। कौन, स्फेग्नम, जिसको इंग्लिश में मॉस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा जल संवर्धन, फिर से क्वेश्चन समझिए कि जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जल का, प्रकाश का, मिट्टी का, रेत का। देखिए जो जल संवर्धन होता है, ठीक है, उसमें जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जिसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी पे। बता देते हैं आपको, यह जो होता है यह बहुमंजिली जो बड़े बड़े इमारत है उसमें क्या किया जाता है कि पौधा को जब उपजाया जाता है फसल को, तो पहले से ही खनिज लवण और जल मिला के क्या किया जाता है, बड़े बड़े मकानों पर सब्जी की खेती की जाती है जिसमें मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसमें मिट्टी के जरूरत नहीं होता है। इस तकनीक को जो कहा जाता है हाइपोपोनिक्स कहते हैं। इस तकनीक बिना मिट्टी के जो बनेगा पौधा उपजाया जाएगा, उस विधि को हम, उस तकनीक को क्या कहते हैं, तो उस तकनीक को कहते हैं हाइपोनिक्स कहते हैं। कौन सा विधि कहेंगे, हाइपोनिक्स विधि कहलाता है, जो बिना मिट्टी के पौधे को उगाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 83वां कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, गैर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो यह हमारा जो हो जाएगा गैर, यानी कि मोसेस हो गया, फर्न हो गया, एल्गी हो गया, इस सारा के सारा क्या है, तो हरित, मतलब इसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन कवक में नहीं पाया जाता है। तो गैर कौन हो गया, ये परजीवी है, ठीक है। कवक क्या है, परजीवी है। ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा 4। स्वपरागन का परिणाम क्या होगा, अंत प्रजनन, विरन प्रजनन, अति प्रजनन या बहि प्रजनन। तो यह जो हो जाएगा कि स्वपरागन का, ठीक है, स्वपरागन कहने का मतलब हुआ कि पहले समझिए स्वपरागन किसे कहते हैं। अगर परागन जो होगा किस में होगा, पेड़ पौधा में होगा, सिंपल बात है। तो स्वपरागन, एक परागन जो होता है 2 प्रकार के, पहले समझ लीजिए कि परागन क्या होता है, ठीक है। परागन थोड़ा सा समझ लेते हैं। परागन कहने का मतलब हुआ कि जब पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से, ठीक है, वर्तिकाग्र से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्पों पर या उसी पौधे के पुष्पों पर जाने की क्रिया क्या कहलाता है, परागन कहलाता है।
और परागण कै प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक होता है स्व परागण, क्या होता है? एक स्व परागण और दूसरा जो होता है पर परागण, पर परागण। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि दोनों का मतलब क्या होता है। ये अगर मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक है, ये क्या है? एक पौधा है। एक और पौधा हम बना लेते हैं, ठीक है, और इधर से एक पौधा बना लिए। इसके क्या होगा? इसके परागकोश से, ठीक है, एक पौधे के परागकोश से दूसरे उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा? स्वपरागण। लेकिन अगर एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो वह क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण। तो हमारा जो आंसर होगा कि स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? अंत प्रजनन होगा, विरल प्रजनन। तो यहाँ अंत प्रजनन होगा। स्वपरागण में क्या होगा? अंत प्रजनन होगा। चलिए, अब पर परागण होता तो बृहद प्रजनन होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 85वां 85। ऐसे परमाणु जो परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक। और सबसे ज्यादा अगर समस्थानिक की बात किया जाए कि किस तत्व का है, तो सबसे ज्यादा जो समस्थानिक है वह प्लूटोनियम तत्व में है। पोलोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम में जो है इसके समस्थानिक की संख्या की अगर बात किया जाए तो 27 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 27। तो याद रखिएगा कि ऐसे परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि वैसे परमाणु जिसके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? अरे सम न्यूट्रॉनिक कहने का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, इसको हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक। इसके अगर बात किया जाए कि हम बताएं कि सबसे ज्यादा जो है समस्थानिक किस तत्व का होता है, तो प्लूटोनियम नामक, ठीक है, प्लूटोनियम नामक। लेकिन अगर बात किया जाए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक होता है जो हम बताएं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कौन कौन होता है हाइड्रोजन के? ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम और एक और होता है। चलिए अगला है कि 100 डेसिबल का शोरगुल का प्रबलता स्तर संगत होता है सुनाई भर देने वाली आवाज से। ठीक है, सुनाई देने वाले आवाज से। अगला कह रहा है कि सामान्य वार्तालाप से, शोर शराबे वाली गली की आवाज से, यंत्र कारखानों के शोर से। समझिए कि 100 डेसिबल का जो रव है, ठीक है, शोरगुल का प्रबलता का संगत होगा तो यह होगा यंत्र कारखाने के शोर से। बता देते हैं कि सुनाई भर देने वाला आवाज, कम से कम जो सुनाई देने वाला उसका आवाज जो होना चाहिए डेसिबल में, कितना डेसिबल होना चाहिए? तो 20 से 25 डेसिबल होना चाहिए। कितना डेसिबल? अगर 20 कम से कम अगर 20 से 25 डेसिबल, ठीक है, या 20 से 25 डेसिबल, या कहीं कहीं रहता है 15 से 20 डेसिबल। तो 15 से अगर 20 डेसिबल कम से कम जो हमको आवाज सुनाई देगा, तो वह आवाज जो कोई व्यक्ति बोलेगा तो 15 से 20 डेसिबल के बीच होगा, तभी हम स्पष्ट रूप से आवाज सुन पाएंगे। और हमारे कानों पर कम से कम 1/10 सेकेंड तक आवाज रुकेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? आवाज को सुन सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछता है कि श्रोता और स्रोत के बीच में जो दूरी होना चाहिए स्पष्ट आवाज सुनने के लिए, तो वह 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। लेकिन कम से कम जो हम बोल रहे हैं वह कानों पर कितना सेकंड तक आवाज, यानी 1 के 10 बटा भाग कम से कम सेकंड तक रुकना चाहिए, तभी स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। लेकिन क्वेश्चन है डेसिबल में, तो सुनाई भर देने वाला आवाज कम से कम होना चाहिए 15 से 20 डेसिबल। और बात जो स्पष्ट रूप से करते हैं तो वह जो डेसिबल में होना चाहिए 25 से कितना, या 30 से, याद रखिए 30 से 35 डेसिबल में हम वार्तालाप करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मतलब सुनाई देगा अच्छा। शोर शराबे वाली गली में जो होता है वह आवाज 50 से 60 डेसिबल। कितना होगा? 50 से 60। ठीक है, और कल कारखानों की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 95 से भी ऊपर हो जाता है, या 95 डेसिबल तक। ठीक है, तो अधिकतम जो व्यक्ति है ज्यादा से ज्यादा आवाज को सहन कर सकता है कितना?
90 से 95 डेसिबल तक आवाज को सुनेगा, ठीक है। लेकिन उससे अगर अधिक हो जाता है तो व्यक्ति का जो है पागल होने के भी चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। आवाज के कारण वह कुछ सुन नहीं पाता है। चलिए, तो अधिकतम क्षमता सहने की जो है आवाज कितना, 95 डेसिबल। कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है, तो अम्लीय वर्षा जो कराता है, कौन कराता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह इसको कृत्रिम वर्षा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूछेगा कृत्रिम वर्षा कराने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग, ठीक है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति की, किसकी उपस्थिति के कारण होती है, पर्नहरित के यानी कि क्लोरोफिल के कारण, अरे भाई हरा होगा, कैरोटीनाइड के कारण, हार्मोन के कारण, विटामिन। क्वेश्चन अगर पूछता कि पके हुए टमाटरों में जो किस वर्ण के कारण रंग लाल होता है, तो लाइकोपिन के कारण। लेकिन क्वेश्चन हमें पूछा है कि लाइकोपिन वर्णक तो है नहीं, पूछा किसके उपस्थिति में, तो उपस्थिति में अगर पूछेगा तो टमाटर का रंग जो लाल होता है वह कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण, किसके उपस्थिति के कारण, कैरोनाइटाइड की उपस्थिति के कारण टमाटर का जो रंग क्या है, क्या होगा, लाल होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि टमाटर का रंग लाल होता है किस वर्ण के कारण, तो लाइकोपिन के कारण, ठीक है। अगर हार्मोन की बात किया जाए तो हार्मोन तो बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, पादप हार्मोन होता है, विटामिन, तो विटामिन 6 प्रकार के, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, तो पराबैंगनी किरण से जो है रक्षा करने वाला वर्णक कौन है, तो यह हमारा जो होगा कौन हैगा, फाइकोसाइनिन। यह फाइकोसाइनिन वर्णक जो होता है वह क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से क्षति जो होता है पौधा को बचाने का काम करता है, कौन, फाइकोसाइनिन, ठीक है। कैरोटीनाइड तो अभी बताया कि टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल आप लोग जानते करते हैं, और पर्णपित्त जो होता है जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम अंतिमा है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है, मतलब कि नर और मादा दोनों एक के साथ रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी। क्या कहते हैं, उभय, इसी का नाम उभय लिंगाश्रय कहते हैं, ठीक है। जैसे केचुआ हो गया उभयलिंगी हो जाएगा, ठीक है, उभयलिंगी। तो रहने देते हैं, इस वीडियो में डिस्कशन साइंस का हम कर लिए हैं। चलिए, धन्यवाद।